रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे सागर। शो का नाम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। आज हम आए हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं ये सभी वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम से आप इनको जानते हैं, बट मैं इन्हें सुपर हीरोज़ बोलता हूँ क्योंकि जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी हमारे देश में, तो ये सब वो चेहरे थे जो बैकएंड पर काम कर रहे थे और चीज़ों को स्मूथ बचा रहे थे, लोगों की लाइफ बचा रहे थे और बहुत कुछ इन लोगों ने किया। सो आज हम इन सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड वेव में जो हालात रहे देश में उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। थर्ड वेव थोड़ी स्मूथ रही क्योंकि वैक्सीन सब लोगों को लग चुकी थी, बट अल्टीमेटली उन दो वेव्स में जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में जानेंगे इन सभी लोगों से। सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अजय मौर्य जी से। अजय जी, आप बताइए फर्स्ट वेव जब आई तो उस टाइम पर कैसे हालात थे हॉस्पिटल के, देश के, ओवरऑल कैसा आपका मेंटल स्टेट था एंड क्या वो सिचुएशन थी? दिसंबर में 2020 में ये कोविड फर्स्ट वेव आई थी। उस टाइम पे कंडीशन किसी को कुछ पता नहीं था कोविड के बारे में। सब डर रहे थे। कोई मतलब जाने को पेशेंट को हाथ लगाने के भी तैयार नहीं था। पेशेंट को जो भी रिलेटिव आते थे और उसको देखने आते थे वो भी मोस्टली दूर से देख के चले जाते थे या फ़ोन पे ही उसका या वीडियो कॉलिंग से उसका स्टेटस मालूम करते थे। तो चीज़ उस टाइम पे कंडीशन वेरी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल थी, डिफ़िकल्टी। और पेशेंट के लिए पेशेंट कोविड-19 के टाइम पे सफ़र किया, 14-15 डे किया था। उसके बाद सडनली पेशेंट को पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई कंडीशन का कुछ पता नहीं था। सो कुल मिलाकर जब वो वेव स्टार्ट हुई उस टाइम पर लोग डरे हुए थे क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था चल क्या रहा है। डरे हुए थे और किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। इतने डरे हुए थे घरों में बंद करके, मतलब मार्केट भी नहीं जा रहे थे, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें जो लेने के लिए भी नहीं जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में उस टाइम पे हॉस्पिटल अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे थे और आप सभी लोग वहां पर तैनात थे। तो आप सभी लोगों का फिर एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आइए जानते हैं सुभाष कुमार जी से। सुभाष जी, आप बताइए वो सिचुएशन जो थी आपने उससे कोप अप कैसे किया, कैसे आपने मैनेज किया? सर, कोविड का तो हम लोग नाम भी नहीं जानते थे। जब कोविड आया तो हम लोग बहुत बड़ी बीमारी थी जो हम लोग की पता नहीं। जब टीवी पे देखते थे कि बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं तो मर भी जा रहे हैं, फिर हम लोग हॉस्पिटल में, हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं हमें ट्रेनिंग दिए कि ऐसे ऐसे पेशेंट के पास जाना है, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क। लेकिन हम लोग पीपी किट पहनने के बाद घुटन से भी होती थी, लेकिन हम लोग के मैनेजमेंट ने रहने की भी व्यवस्था दी थी, जो कि हम लोग पीपी किट खोल के जब पेशेंट के पास जाते थे तो पीपी किट, ग्लव्स, मास्क ऑलरेडी लगा के जाते थे। हमें ट्रेनिंग मिली थी कि ऐसे ऐसे जाना है। तो पीपी किट जब आप पहनते थे तो कैसा फील होता था? क्योंकि मैंने सुना है कि उसके अंदर पूरा ऐसा लगता था कि अंदर कोई हीटर टाइप कुछ चल रहा है। हाँ जी सर, घुटन सी होती थी, बहुत ज़्यादा घुटन सी होती थी। लेकिन अल्टीमेटली आपको वहां पर पेशेंट्स की जान बचानी थी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए उनके साथ कोई अटेंडर नहीं था, हमें लोग जो थे वही हमें लोग थे और अटेंडर कोई नहीं रहता था। उनका खाना भी खिलाना जो भी होता था हम लोग करते थे। थैंक यू सो मच सर। आइए जानते हैं लोकचंद जी से। सर, आप बताइए परिवार, हॉस्पिटल, दो अलग अलग जगह हैं और यहाँ पर आप जब हॉस्पिटल में आते हैं उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके आसपास चारों तरफ डर था, डर का माहौल था। तो घर जाते थे, अगर जाते थे तो क्या सोचते थे आप, क्या वो रहता था? सर, जिस टाइम कोविड आया हुआ था हम बहुत सहमे हुए और डरे हुए थे कि अगर हम कोविड पेशेंट देखेंगे तो हमारा और हमारी फैमिली का क्या होगा। ठीक है, बट हम अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकते थे। हमारे नर्सिंग्स और डॉक्टर्स सब ने हमें ट्रेनिंग दी है प्रॉपर कि तब भी हम पेशेंट के पास जाएंगे तो प्रॉपर ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज, पीपी किट्स, शू कवर्स सारे पहन के हम पेशेंट को तब सर्विस देंगे जिससे हम अपनी भी सेफ्टी कर सकें और पेशेंट की भी सर्विस हम अच्छे से दे सकें। घर जाते थे आप? हाँ ये सर, घर जाते थे। घर जाते टाइम क्या था कि अपने सारे कपड़े बाहर चेंज करके, नहा के, धो के, अच्छे हैंड वॉश करके तब हम घर में अंदर एंट्री करते थे। जो हमारे कपड़े होते थे वो हम अंदर नहीं लेके जा सकते थे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस टाइम पर आपको या आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ था? नो सर। सो उस टाइम पर आप यहाँ तैनात थे, पेशेंट्स की आप जान बचा रहे थे, आपके चारों तरफ कोविड मंडरा रहा था और आपने खुद अपना बचाव किया। तो क्या कुछ वो चीज़ें रहीं जो आपको लगा कि आपको बचाया हुआ था उन्होंने कोविड से? सर, वो ये चीज़ें थी कि मैंने अपने प्रॉपर तरीके से अपनी सेफ्टी को कवर किया और सेफ्टी के साथ साथ मैंने पेशेंट को कवर किया। पेशेंट के साथ पास जाने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज करने और पेशेंट की सर्विस देने के बाद अपने हैंड सैनिटाइजर करके और अपना आराम से।
तो कुल मिलाकर जो गाइडलाइंस आप सभी लोगों को भी बताई जाती हैं सरकार के द्वारा, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और जो आपको दूरी बताई जा रही है वो उचित दूरी आप मेंटेन करें। इस तरीके से ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनके चारों तरफ कोविड ही कोविड था, उस टाइम पर इन्होंने अपना बचाव किया। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग ये सब फॉलो करते हैं तो आप अपना बचाव बखूबी कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे डिम्पल जी से। डिम्पल मैम, आप बताइए वो माहौल कैसा था, किस तरह की वो चीज़ें थी, क्योंकि परिवार भी है आपके पास, देन आपकी जॉब भी है यहाँ पर, सो कैसे आप मैनेज कर पा रहे थे? सिचुएशन तो बहुत पैनिक वाली थी। पेशेंट्स, अटेंडेंट सब बहुत घबराए हुए थे बिकॉज किसी को पता नहीं था किसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। नॉर्मल कोल्ड में भी किसी का डिटेक्ट हो रहा था, किसी का नहीं, किसी को कुछ सिम्टम्स भी नहीं थे। कई कभार ऐसा भी हो रहा था, बट उन्हें भी कोविड आ रहा था। तो दे आर ऑल्सो पैनिक कि हम कहाँ पे जाएँ, कहाँ रहें, कहाँ पे अपने आप को आइसोलेशन मिले। बट ठीक है, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ सब ने बहुत कोऑपरेट किया। इवन पेशेंट्स ने भी कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो धीरे धीरे हमने सिचुएशंस को हैंडल किया। प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड को प्रॉपरली क्लीन करना, और मेन था डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, और प्रॉपर मास्क। इवन हमारे स्टाफ ने 2-2 मास्क, N95, मतलब दैट वाज वेरी बैड सिचुएशन जब आपको 2-2 मास्क लगाने होते थे। इवन ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट हाँ ठीक है किया। इवन जब हम जाते थे तो रोड्स तक खाली होती थी, कोई नहीं दिखता था, मतलब कोई ऑटो वाला भी जाने को तैयार नहीं होता था। तो हमारे हॉस्पिटल ने हमें बस सर्विस प्रोवाइड करी, तो सबने साथ दिया, तो हमें सिचुएशन से कोप अप कर पाए। डेफिनेटली मैम, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब इनिशियल केसेस आने स्टार्ट हुए थे तो किसी को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। नॉर्मल जैसा आपने कहा कि कोल्ड भी हो रहा है तो हमें लग रहा है कि कोविड है हमें। सो उस टाइम पर बेड्स हमारे पास कम थे, हॉस्पिटल्स हमारे पास कम थे, लेकिन केसेस क्या हो रहा था कि ओवरनाइट मल्टीप्लाई हो रहे थे केसेस। सो उस सिचुएशन में कैसे हॉस्पिटल ने ओवरऑल डील किया सिचुएशन के साथ? सिचुएशन तो बहुत 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 पैनिक वाली थी बिकॉज उस टाइम बेड्स का भी शॉर्टेज था हर जगह पे। इवन नर्सिंग होम्स वगैरह सब फुल थे, बट जितना हो सका हमारे हॉस्पिटल ने कोऑपरेट किया। इवन हमारे जो बाकी के जो ओपीडीज़ वाले एरियाज़ थे उनको भी कवर अप करने की कोशिश करी कि कौन सा एरिया हम जहाँ पे बेड लगा के उसको कर सके। न्यू बिल्डिंग में हमने किया सब ऑर्गेनाइज। तो जितना हो सकता था हम पेशेंट को डिनाई नहीं कर सकते। जिन पेशेंट को नेसेसिटी नहीं होती थी एडमिशन की, हम उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए बोलते थे कि आप अपने आप को खुद एक सेपरेट रूम में रखें ताकि आप औरों से कांटेक्ट ना कर पाएँ। उनके फैमिली के मेंबर्स प्रोटेक्ट करें, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनको जैसे आईसीयू का नेसेसिटी होता था तो उनको हम एडमिशन देते थे। बट जिनका नहीं हो पाता था तो उनको हम ये एडवाइस करते थे कि आप घर पे होम आइसोलेट रहें ताकि आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रहें और अदर्स औरों को भी प्रॉब्लम ना हो। बट हॉस्पिटल ने, हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने सब बहुत साथ दिया जिससे हम इस सिचुएशन से निकल पाए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात होगी फर्स्ट वेव की, जहाँ पर नई चीज़ें थी, आपने कहा कि होम आइसोलेशन, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो ये चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे कैसे कोप अप किया हॉस्पिटल स्टाफ ने? ऑक्सीजन का तो बहुत सबके लिए बहुत शॉर्टेज था। इवन मेरे खुद के फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको तक को नहीं मिला। कई बार मतलब एक आध तो मेरे फ्रेंड के ब्रदर वगैरह भी एक्सपायर हो गए, बट क्या कर सकते थे। बट जितना पॉसिबल हो पाया हमारे हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इवन हमारे स्टाफ को भी नेसेसिटी होती थी तो हमारे डॉक्टर्स वगैरह ने बहुत 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 हेल्प की, सबको ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह दिलवाए। हम डिनाई नहीं करते थे, बट जिस सिचुएशन में नहीं हो पाता था फिर भी हम अदर जगह से अरेंज करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि आप कहीं पे भी जाओगे ना तो बहुत डिमांड, हाई चार्ज करते थे। बट हमारे हॉस्पिटल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑक्सीजन सिलेंडर सबको प्रोवाइड करे, जिसको नेसेसिटी होती थी हम लोग उन्हीं को ही प्रोवाइड करते थे। जिनका लगता था कि हाँ ठीक है ज़रूरत नहीं है तो उनके लिए तो फिर मेडिसिन वगैरह उनसे काम चल जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये बातें आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो सिचुएशन रही थी, आज अगर आप देखेंगे तो चीज़ें स्मूथ हैं, आज आपके आसपास चीज़ें नॉर्मल हैं, लॉकडाउन भी नहीं है और हम बिंदास घूम सकते हैं। लेकिन ऐसी जब वेव्स आई तो ये लोग वहाँ पर तैनात रहे, ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और कॉन्स्टेंटली आपके लिए यहाँ पर निरंतर सेवा अपनी जारी रखी और अपने परिवार को भी संभाला। सो इनके एफर्ट्स को भूलिएगा मत, चौथी लहर से अपना बचाव आप लोग जरूर करिएगा। आइए आगे बात करते हैं। हमारे साथ हैं इंद्रजीत यादव जी। यादव जी, आप बताइए कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में आपने कैसे कोप अप किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक सिचुएशन थी और घर भी आपको वापस जाना होता था। तो क्या कुछ वो सिचुएशन रही और कैसे आपने मैनेज किया वो? जब हमारे अपनी जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पे किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि कोविड, बस इतना पता था कोविड नाम पता था, हाँ वायरस है जो फैल रहा है। लेकिन जब फर्स्ट पेशेंट जब हमारे पास आया था सर्वोदया में आईसीयू के अंदर, तो सब लोग, जब फर्स्ट पेशेंट आया था सब लोग डरे हुए थे कि कोविड आ गया, बट कोई भी नहीं उसी सिचुएशन को हैंडल किया। हमारे डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने बिना डरे पेशेंट की केयर की। वो पेशेंट निकल के भी गया, इवन वेंटिलेटर पर भी था वो निकल के गया।
सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आती थी कोविड सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आती थी कि बहुत से लोग डरे हुए थे, सैंपल लेने तक नहीं आते थे, ऐसे भी लोग थे। वहाँ पे हमारे नर्सिंग स्टाफ ने खुद से सैंपल निकाल के सेंड किए। तो कोविड की सैम्पलिंग में और पेशेंट केयर से लेके सब चीज़ में नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने और हमारे जितने भी हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं, सब ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया इस चीज़ में। सब ने इतना सहयोग दिया कि मतलब आज जो भी है, जितना जो भी सिचुएशन है हॉस्पिटल की, पहले से काफ़ी बेटर है और कोविड में भी काफ़ी पहले से सुधार है, जो कवरेज है। तो फर्स्ट वेव में एक तो ये है कि उस टाइम पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी उस स्टॉक में, क्योंकि अगर मालूम होता है किसी चीज़ के बारे में तो आदमी स्टॉक रखता है उस चीज़ के बारे में। बट क्या था कि उस टाइम पे ना तो पीपीई अवेलेबल थी, ना ही मास्क अवेलेबल इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो उस टाइम पे N95 भी इवन इतने ही होते थे जो भी हैं। तो जब शुरुआत में आए थे उस टाइम पे जो नॉर्मल मास्क थे वो डबल मास्क लगा के भी काम किया था। बाद में N95 की क्वांटिटी बढ़ाएगी, फिर पीपीई अवेलेबल कराएगी और बहुत टाइम पे पीपी की भी शॉर्टेज आई थी, जहाँ तक कि सैनिटाइजर की भी शॉर्टेज आई थी। उस चीज़ को लेके भी स्टाफ को बताया कि किस तरीके से यूज करना है, मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करना है या जो उतना ही किस हिसाब से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें देखी गई। तो मतलब चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में सबको ट्रेनिंग भी दी गई, उस चीज़ के लिए सबको समझाया गया। तो फर्स्ट लेवल में काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टी रही, स्टाफ को लेके भी, पेशेंट को लेके भी और डॉक्टर्स को लेके भी, क्योंकि इवन डॉक्टर भी बीमार पड़ रहे थे, स्टाफ भी बीमार पड़ रहे थे। तो उस टाइम में स्टाफ की भी शॉर्टेज काफ़ी थी। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी उस टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो कुल मिलाकर आपने जो कोप अप किया उसमें आपके हॉस्पिटल स्टाफ का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और उसके हिसाब से अपना और अपने परिवार का आप लोग बचाव कर पाए। थैंक यू सो मच। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? रेणु शर्मा है। रेणु मैम, आप बताइए कि आपके परिवार में किसी को इन 2 वेव में कोविड हुआ था? आपको या आपके परिवार में किसी को? सर मेरे परिवार में किसी को कोविड नहीं हुआ, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी नहीं हुआ सर। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब ये सुना था तो मेरी फैमिली बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, 4 साल की बेटी है। तो सब ने हॉस्पिटल के लिए भी मना कर दिया था जाने के लिए। थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ था कि हॉस्पिटल से घर जाना, फिर बच्चे को भी देखना है, मेरी मदर ओल्ड एज है। लेकिन फैमिली को समझाया करा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो। लेकिन ये था कि यहाँ से जाके घर जाके से नहा के सैनिटाइज़ करना, फिर बच्चे को देखना करना। और यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, इंचार्ज सब ने सहयोग बहुत दिया। टाइम टाइम पे हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी, पेशेंट्स को कैसे केयर करना है, कैसे सैनिटाइज़ करना है, पीपी किट्स, मास्क वगैरह पहन के पेशेंट के साइड जाना है। पेशेंट को भी हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल से देखते थे और पेशेंट कई बार बहुत होपलेस होते थे, डरते थे कि भाई हमें कोविड हुआ है, हम सही होंगे नहीं होंगे। उनको भी बहुत हम लोगों ने हिम्मत दी है और बहुत सहयोग दिया इस हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल में स्टाफ को कईयों को कोविड हुआ, उसके लिए भी हम लोगों को बहुत साथ दिया। यहाँ से स्टाफ के लिए बहुत फैसिलिटी दी गई। यहाँ से पेशेंट स्टाफ को आइसोलेशन के लिए अलग अलग हॉस्टल में किया गया कि भाई स्टाफ सही से रहे। बहुत स्टाफ की शॉर्टेज थी, स्टाफ इम्प्रूव किया, स्टाफ ने डबल ड्यूटीज़ वगैरह करी, सब मैनेज करके सर सब कुछ शॉर्ट आउट हुआ था सर। मतलब तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी 4 साल की एक छोटी बच्ची थी उस टाइम पे, तो मैम क्या ऐसा था कि आप जब घर जाते थे तो आपके मन में एक डर था कि अगर मैं अपनी बच्ची के पास जाऊंगी तो इसको? स्टार्टिंग में था, लेकिन फिर उसके बाद जब यहाँ पे वर्क किया, सबको देखा कि सब मैनेज कर रहे हैं, सब में है कि भाई हाँ हमें इसको कोविड को दूर करना है, तो फिर इतना असर नहीं लगा मुझे। जी, जब वैक्सीन आई तो मैम सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई गई, तो आपको वैक्सीन लगी होगी? हाँ जी सर। तो वैक्सीन लगने के बाद आपको मतलब वो डर कहीं निकला आपके माइंड से? आपको लगा कि अब आप थोड़ा सेफ फील कर पा रहे हैं, मतलब परिवार के पास आप जा सकते हैं और वो उतना डर नहीं है कोविड का? ऐसा कुछ वैसे तो खैर वर्किंग करने के बाद ऐसा कुछ फील हुआ नहीं उसके बाद कि डर है कि कोविड होगा या घर जाके कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे को कुछ होगी। वैक्सीन लगने के बाद सर थोड़ा सा जो डर था वो भी क्लियर हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए आगे बात करते हैं नितेश शर्मा जी से। नितेश सर, आप बताइए कि जब ये 2 लहर चल रही थी, जब बैक टू बैक केसेस आ रहे थे, आप कितना टाइम हॉस्पिटल में व्यतीत करते थे? कितने घंटे आप यहाँ पर रहते थे? सर जैसे हम सुबह 7:30 बजे आ जाते थे, तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट थी हमारी 7:30 से, तो हम 3, साढ़े 3, 4 बजे तक यहीं पर रहते थे, क्योंकि अपना स्टाफ आता था 2:30 बजे समथिंग, तो हम उनको हैंड ओवर करते थे उसी में पीपी किट पहन के, और फिर पीपी किट हमें डिस्कार्ड वो करनी पड़ती थी। उसके बाद में 3:30, 4 बजे अपना सब कुछ निकाल के फिर हम घर जाते थे, क्योंकि हमें ना ऑटो मिलता था ना कुछ मिलता था। हम वेट करते थे, कभी कभी ना अपने फ्रेंड को बाइक से बुलाते थे कि हमें यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि ऐसा था ना कभी कभी कोई सेक्टर या सोसाइटी होती थी वो पूरी सील कर दी जाती थी। कहाँ पर जैसे कोई पेशेंट निकल आया पॉजिटिव, तो ना वहाँ पर जैसे ग्रीन और ये रेड और येलो जोन बना दिए जाते थे। अगर कोई केस ज़्यादा निकलते हैं तो उसे बिल्कुल सील कर दिया जाता था, ना तो कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर जाएगा। तो हमें भी दिक्कत होती थी, लेकिन वो हॉस्पिटल वालों ने हमें जैसे कोई उन्होंने बोला अगर किसी सेक्टर में कोई रह रहा है वहाँ पर अगर उन्हें आने जाने में दिक्कत है, आ नहीं सकते जा नहीं सकते, तो उनके लिए उन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड करा दिए थे। तो फिर ऐसा हम यहीं
रूम छोड़ के ना हम पर यहीं पर रहे थे, फिर महीने 1.5 महीने तक पूरा कुछ यहीं से किया था। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पर रखूं तो अगर मेरे आसपास ऐसा माहौल होगा ना, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, केसेस आ रहे हैं और हर इंसान एक दुहाई मांग रहा है कि हमारे घर वालों को बचा लो, हमारे घर वालों को बचा लो, तो शायद मैं उस डर में रहूंगा, मेरे अंदर एक अजीब सा भय बैठ जाएगा। तो आपके साथ भी डेफिनेटली वो हुआ होगा, तो आपने कैसे कोप अप किया, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार ही मचा हुआ था। जी सर, हमने खुद देखा है कि पेशेंट आते थे, बेड फुल हो गए थे, एम्बुलेंस लगी हुई है बाहर भी हाहाकार मचा हुआ है, यानी पेशेंट के अटेंडर हैं वो बोल रहे हैं कि हमें बेड दीजिए, नहीं तो कहीं और किसी से फ़ोन करवा रहे हैं, किसी से कॉल करवा रहे हैं। अगर पेशेंट जैसे अंदर है, बेड डले हुए हैं, कोई कैसे भी चीख रहा है, कुछ कर रहे हैं, हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करा देते, हम उनको समझा देते हैं कि सर कुछ नहीं है, हम हैं आपके साथ में हैं, पूरा हॉस्पिटल आपके साथ में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब और भी पेशेंट हैं वो भी डिस्चार्ज होके गए हैं यहाँ से, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। तो वो उनको भी थोड़ा तसल्ली सी मिलती थी कि अगर वो बोलते थे हाँ डिस्चार्ज होके गए हैं पेशेंट, नहीं सर बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा हमने बोलते थे कि सर जैसे अभी ये हो रहा है, जैसे फर्स्ट वेव था, जैसे सेकंड वेव आया था, सेकंड वेव थोड़ा और ही वो था, यानी उसमें ना फर्स्ट वेव आई थी उसमें तो ओल्ड एज वाले जो थे वो थोड़ा उनको, लेकिन इसमें सेकंड वेव में युवा लोग भी चपेट में आ गए थे, इसमें 35-30 इसमें सब लोग हुए थे। तो हम उनको बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट वेव में भी ठीक हुए हैं। तो उनको सारे मेडिकेशन, डॉक्टर, पूरी टीम का सहयोग होता था, हाउसकीपिंग, जीडीए, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, अपने इंचार्ज, सब कुछ, हम कुछ भी बोलते ये प्रोवाइड कराओ तुरंत ही प्रोवाइड होता था। तो कुल मिलाकर आपको पेशेंट्स को भी संभालना है, उनको भी मेंटल पीस देना है और खुद को भी संभालना है कि सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों के योगदान के लिए फिर एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए आगे बात करते हैं आप नेसेंग से। नेसेंग, आप बताइए कि उस टाइम की सिचुएशन किस तरह की रही और कैसे आपने कोप अप किया उस सिचुएशन से। लाइक उस टाइम तो बहुत पैनिक था सब लोग ही, तो हम लोग भी शुरू में तो डर गए थे कि क्या होगा। जैसे मैं यहाँ से नहीं हूँ, अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, तू आ जाए यहाँ पर तो बट ऐसा था कि सारे फ्रेंड्स लोग कर रहे थे, हम लोग तो जैसे पीपी किट्स वगैरह सब कुछ जो भी प्रिकॉशंस थे हम लेके करते थे। शुरू में तो खाना वगैरह भी स्किप होता था, पेशेंट्स को भी, खुद अटेंडेंट्स को भी हम मिलने देते नहीं थे, खाना भी टाइम टू टाइम उनको देते थे, बट खुद भूखे थे तो फिर भी हम लोगों ने किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूज़ टू हो गए, रूटीन में हो गया ये चीज़, तो अच्छा लगने लगा बाद में, तो इन्जॉय करके हम लोग सब करते थे। और हैंड हाइजीन ये सब पर्सनल हाइजीन मेंटेन भी करते थे घर जाकर, है ना। और फिर रेगुलर होने लगा तो हम लोग सब आदत हो गया इस चीज़ का। फिर पेशेंट के रिगार्डिंग बोला जाए तो जैसे उनके अटेंडेंट्स बहुत वरी थे पेशेंट्स के लिए, तो उनको हम लोग हेल्थ एजुकेट करते थे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते थे। फिर लाइक जो भी है हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी समझाते थे। पेशेंट के लिए भी बेटर था वो, और उनके अटेंडेंट के लिए भी बेटर था। सो ओवरऑल उनको आप सपोर्ट देते थे, मोटिवेट करते थे। अभी आपने एक बात बोली कि जब कोविड आया तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि जॉब छोड़ दो, वापस आ जाओ, तो आप क्यों नहीं गए वापस? इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे लाइक नर्स मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, तो मुझे पेशेंट केयर करना पसंद है, और उस टाइम में हम सबकी ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर। तो हम लोग जैसे अभी हम अगर घर रह जाएंगे तो फिर काम कौन करता हॉस्पिटल में, राइट। तो इसलिए भी नहीं गई थी। थैंक यू सो मच। सो इन एफर्ट्स को लोग आप भूलिएगा मत दोस्तों, इनके पास ऑप्शन था, ये वापस जा सकते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इसी स्टाफ में, इसी प्रोफेशन में, जिनके पास ऑप्शन ऐसे रहे होंगे जॉब छोड़ने के, कुछ और स्विच करने के, लेकिन वो लोग यहाँ पर डटे रहे और आप लोगों की सेवा उन लोगों ने निरंतर जारी रखी। थैंक यू सो मच मैम। आइए आगे बात करते हैं भारती जी से। भारती मैम, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मदर है, फादर है और छोटा भाई भी है। सो जब कोविड हुआ था उस टाइम पर आप घर जाते थे रेगुलर? रेगुलर नहीं जाती थी। जब कोविड चालू हुआ था तो मैं कम से कम 4-5 महीने में एक बार जाती थी, वो भी एक दिन के लिए मिल के आ जाती थी। और उससे पहले मैं जबकि डेली मतलब हफ्ते में 10 दिन में जाती रहती थी। तो मुझे भी फर्स्ट वेव में कोविड हो गया था, तो मैं आइसोलेट थी यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए। हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी वो दिया सपोर्ट ना। तो जब आपको कोविड हुआ उस टाइम पर, जब आप आइसोलेशन में रहे, तो उसके बाद आपको लगा कि आपको निकल जाना चाहिए? नहीं मैं आइसोलेट होके वापस यहीं पे ज्वाइन की और अच्छे से किया अपना काम। तो आपने खुद ने कैसे कोप अप किया, क्योंकि आप ऐसे माहौल में थे जहाँ चारों तरफ कोविड है और आपको खुद को भी कोविड हुआ। अब आप रिकवर तो हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि ये दोबारा हो सकता है, उसका डर बना हुआ है। सो आपने कैसे कोप अप किया और कैसे पेशेंट के साथ आप लोगों ने डील किया? नहीं जब एक बार हो गया तो वो सही हो गया ना, तो मैंने यही सोचा सेकंड टाइम भी होगा तो आई विल मैनेज।
तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के एफर्ट्स बहुत रहे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ अपने लोगों की जान बचाई। तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? सर राजेश माहौर। जी राजेश माहौर। राजेश जी, आप बताइए कि जब कोविड की 2 लहर आई, सो पहली लहर सबसे बात हो गई है, बताया कि नए नए केसेस थे, आ रहे थे, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी और इमीडिएट जो इफेक्ट हो रहा था वो लंग्स के ऊपर हो रहा था। उस टाइम पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि बेड्स की नहीं, अब ऑक्सीजन की हम लोगों को ज़रूरत थी और चारों तरफ माहौल था इमरजेंसी वाला। सो कैसे आपने कोप अप किया सेकेंड वेव में? सर उस टाइम पे जैसे कि सेकंड लेयर में ऑक्सीजन की बहुत कमी आई थी, हॉस्पिटलों में बहुत सी जगह नहीं मिल पाई थी ऑक्सीजन, बट हमारे हॉस्पिटल में मैनेज भी करवाई थी ऑक्सीजन, बाहर से सिलेंडर भी मंगवाए थे, काफ़ी मंगवाए थे। पेशेंटों को उस टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी और पेशेंट की ये थी कि 2 लीटर पे चल रहा है, 3 लीटर पे चल रहा है, हाई फ्लो पे चल रहा था, वेंटी पे चलते थे पेशेंट। उस टाइम पे थोड़ी सी भी हम ऑक्सीजन कमी हो जाती तो तुरंत दूसरा सिलेंडर लेके आना पड़ता था, हमें किसी का वेट नहीं करना होता था, ना कि हाउस कीपिंग GDA किसी का चीज़, हम नर्सिंग स्टाफ भी खुद लेके आते थे और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे। जैसे थोड़ी सी ऑक्सीजन हटाए पेशेंट छटपटाने लगते थे, उनको साइक्लो बहुत भयंकर कंडीशन थी उस टाइम, पेशेंट छटपटाने लगते थे, डर जाते थे बुरी तरह। उस टाइम पे हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते थे, मैनेज करते थे। उनके घर पे उनके साथ कोई अटेंडर नहीं होता था उस टाइम पे, बट वो हमारे पास जो हॉस्पिटल ने एक मोबाइल प्रोवाइड करवाया था कॉल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम वो उस पर वीडियो कॉल पे बात करवाते थे हम पेशेंटों के अटेंडरों से। सो ऐसे भी पेशेंट रहे होंगे जिनको इमीडिएट ऑक्सीजन नहीं मिला, जो वेटिंग में आपने रखे होंगे उस टाइम पर कि आपको मिलेगा। तो उस टाइम पर जब उनका वेटिंग एरिया चल रहा था, वो वेटिंग पीरियड से गुजर रहे थे, उनसे कैसे आप डील करते थे? सर उस टाइम पे वहाँ पर भी जैसे हो कि मैनुअल ऑक्सीजन सिलेंडर होता था हमारे पास, तो उस टाइम पे उस मैनुअल ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर प्रोवाइड करवाते थे हम। जी, सो कुल मिलाकर किसी को शॉर्टेज नहीं होने दी, जिसको वहाँ पर नीड रही उनको आपने प्रोवाइड कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बात करते हैं राजेश कुमार जी से। राजेश सर, मैं आपसे 2 लहरों की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे तीसरी लहर की बात करूंगा जिसमें कोविड केसेस बहुत कम आए थे डेफिनेटली। तो वो माहौल कैसा था और आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर में ऐसा क्या हुआ जिससे कोविड केसेस घटने स्टार्ट हो गए? तीसरी लहर में एक तो ये था कि वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से सारे स्टाफ को और हमारे को लग चुकी थी, सारी जनता को भी लग चुकी थी। तो जो मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन निकाली, हमारी इंडिया ने निकाली, वो बहुत अच्छी बेहतरीन वैक्सीन थी, जिससे कि फर्स्ट वैक्सीन का डोज लगने के बाद और फिर कोविड कम से कम 90% नहीं हुआ, 10% लोगों को हुआ। उसमें भी फिर जब सेकंड वैक्सीनेशन का डोज लग चुका था, उसके बावजूद भी मतलब 5% लोग रह गए थे। तो वो 5% जो लोग रह गए थे, उनमें वैक्सीनेशन लगने के बाद कोविड नहीं हुआ। तो जो पेशेंट हमारे पास आते थे तो वो उनमें कोई भी ज़्यादा साइनम सिम्टम नहीं थे, नॉर्मल ये था, जैसे फीवर है, वायरल फीवर है, इस तरीके के पेशेंट आते थे, तो 2-3 दिन में वो कवर हो जाते थे। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हमने बात करी है, हमने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत करी, तो जो सर्वे किया तो पता चला कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन को लेकर एक डर है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप यहाँ पर रहे, आपने कहा कि 2 वेव बहुत खतरनाक रही, तीसरी लहर में जब लोग आए तो उनको कोविड कम हो रहा था और जिनको हो रहा था उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, यानी कि वैक्सीन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। सो आप उन लोगों को क्या संदेश जो है देना चाहोगे जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? मैं उन लोगों से संदेश देना चाहूँगा कि आप वैक्सीनेशन टीका जो है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और जो सेकंड डोज कंप्लीट हो चुके हैं वो अपना बूस्टर डोज लगवाएं। उससे हमें फ़ायदा है कि आपको कोविड बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि फर्स्ट जब वैक्सीनेशन यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में लगी थी, वो हमने ही लगवाई थी। तो हमें एक दिन थोड़ा सा फीवर आया ऐसा लगा, इसके बाद हमने एक टैबलेट पैरासीटामोल ली और हम ठीक हैं, काम किया। सेकंड लगवाया, हमें कुछ नहीं हुआ। थर्ड भी बूस्टर डोज लग गया, हमें कुछ नहीं है। अभी हमने फर्स्ट वे में भी हमने कोविड में काम किया, पेशेंट से टच रहे, सेकंड में भी काम किया, थर्ड में भी काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। अपनी टीम को, सारी टीम को हम बता रहे हैं कि आपको हमारी जो ICN है उसके प्रोटोकॉल, WHO के प्रोटोकॉल, NABH के थ्रू जो भी काम करना है उस तरीके से करें। हैंड हाइजीन रखें, पेशेंट एक दूसरे स्टाफ से थोड़ी दूरी बना के रखते थे, वो भी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, आप लगवाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। आइए आगे बात करते हैं अभिषेक सिंह जी से। अभिषेक जी, आप बताइए, चौथी लहर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा कोविड टाइम देख चुके हैं। 3 लहर गुजर चुकी हैं, जिनमें से 2 बहुत क्रिटिकल रही और तीसरी में अपना बचाव हमने किया वैक्सीन के माध्यम से। तो चौथी लहर का बताया जा रहा है कि चौथी लहर आ सकती है अगर लोगों का बर्ताव ऐसा ही रहा जैसा वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। लाइक वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और जहाँ पर नीड है वहाँ पर कोविड टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो चौथी लहर के बारे में और लोगों से आप क्या कहना चाहोगे?
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को वैक्सीनेशन अपने टाइम पे लगवानी चाहिए। कोविड टेस्ट अगर किसी को सिम्टम्स लगता है कि हाँ उनको कोल्ड या कुछ कफ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको टेस्ट भी कराना चाहिए। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर वो टेस्ट कराएंगे, अगर कुछ ऐसा निकलता भी है तो वो होम आइसोलेट रह के अपना केयर कर सकते हैं। इनकेस अगर ऐसे सारी जगह घूमेंगे तो अपने साथ साथ औरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से जो चीज़ उनकी पर्सनली वो ठीक हो सकते थे, उसकी वजह से वो और लोगों को भी परेशान कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी, तो अपना और अपने परिवार का बचाव करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपकी अभी दूसरी डोज पेंडिंग है, दूसरी डोज लगवाएं, और बूस्टर पेंडिंग है तो वो भी जरूर लगवाएं। चौथी लहर से अपना बचाव आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने सुने फ्रंट लाइन वर्कर्स के विचार। ये उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस थे, कैसे कैसे वो पहली, दूसरी और तीसरी लहर में जो है इन लोगों ने लोगों के साथ कोप अप किया, कैसे इन लोगों ने डील किया। अब 2-3 चीजें जो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पूछें कि क्या सच में वो इतना स्मूथ था जितना स्मूथली हमें मिल गया। मतलब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, हम स्मूथली उससे निकल कर आ गए। हाँ, बहुत सारे लोग रहे जो उसकी चपेट में आए, बहुत सारे लोग रहे जिनको अच्छे से रिकवरी जिनकी हो गई। सो उनके पीछे ये सभी वो लोग थे जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए। तो इनके एफर्ट्स को मत भूलिएगा, और इनके एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करें जिनसे चौथी लहर से अपना बचाव हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वापस से वो सिचुएशन आती है तो अल्टीमेटली इन सब लोगों को वापस से वही सब काम करने पड़ेंगे, और ये करेंगे क्योंकि ये इनका धर्म है। आपने अच्छे से सुना कि इनके पास ऑप्शन था जॉब्स को छोड़ने के, लेकिन इन लोगों ने नहीं छोड़ी। कोविड हो गया, यहां पर आइसोलेशन में रहे, और उसके बाद भी लोगों को सर्व करने आ गए। सो इनके एफर्ट्स को भूलिएगा मत। रेडियो मानवरचना 107.8 FM की तरफ से मैं आरजे सागर। शो का नाम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ, और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया को। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।